जय हिंद दोस्तों, अपना YouTube चैनल सरोज पथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव केवल हम लोग हल कर रहे हैं। और हम लोग पिछले क्लास में क्लास 1 में हम लोग पहला चैप्टर से यानी कि वास्तविक संख्या से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल भी किए थे। आप लोगों ने देखा भी, आप लोग को उससे काफी प्रॉफिट भी हुआ होगा, ताकि हम लोग के बिहार बोर्ड में टारगेट जो है 100 ऑब्जेक्टिव में 50 को सही करना है। तो हम लोग का टारगेट है कि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करें ताकि गलती न करें, ताकि हमारा मैथ में फुल मार्क्स आ सके। ऑब्जेक्टिव अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव हल करेंगे, और जब ऑब्जेक्टिव पूरा चैप्टर वाइज हल कर लेंगे तो फिर सब्जेक्टिव हल करेंगे। तो पहले हम लोग इसी को पार्ट 2 यानी कि क्लास 2 वीडियो होगा, पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या का। आइए इसमें से भी कुछ 20 ऑब्जेक्टिव या 15 ऑब्जेक्टिव मैंने लेके आया हूं, जो आपको यहां से जितना भी पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव बनने लायक है मैंने उसको यहां से सेलेक्ट किया हूं और इसको आपको साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए समय को व्यर्थ न करते हुए हम यहां से अपने सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, तो क्वेश्चन यहां पे मैंने पहला लिया हूं। क्या क्वेश्चन पहला कहता है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। पहला ऑप्शन m+2 होगा, दूसरा ऑप्शन 2m+1 होगा, तीसरा 2m होगा और डी में 2m-1 होगा। अब आप सोचो, सम संख्या का रूप, तो सम संख्या उसे कहते हैं, सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा संख्या विभाजित हो जाए। जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं। यानी कि 2 से भागा देंगे तो पूरा कटना चाहिए, न कि दशमलव में, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन तो चलिए, तो m का यहां कुछ सम संख्या का रूप इसमें से कौन होगा जहां m पूर्णांक है। पूर्णांक कहने का मतलब कि m के जगह है ना 1 2 3 4 पूर्णांक 3 प्रकार के धनात्मक ऋणात्मक 0 होता है। तो m के मान यहां पे किस रूप में होगा कि सम संख्या होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम यहां पर बोल दें कि m को, यहां पहला नियम मान लेते हैं कि m बराबर मैंने यहां पे 1 ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं, 4 ले लेता हूं, क्योंकि m एक पूर्णांक संख्या है। तो m के जगह पर अपन मान लेते हैं कि यहां पे 1 रखिएगा, तो 1 यहां रखिएगा तो 2 और 1 कितना होगा 3, जो कि 3 एक विषम संख्या है और हमको चाहिए सम संख्या के रूप में। अगर m के जगह 2 लेते हैं तो 2 और 2 4, जो कि सम हो जा रहा है। अगर 3 रखते हैं तो 3 और 2 5 विषम, और यहां कह कि सम संख्या का रूप हमेशा होना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहां पे सम विषम दोनों हो रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगर m के मान 1 लेते हैं तो 1 रखो यहां पर, तो 1 रखेगा तो 2 से 1 में गुना करेंगे 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, यानी कि 3 विषम संख्या आएगा, जो भी ये भी गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, अगर m के मान यहां 1 लेते हैं तो 1 लीजिएगा तो 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो 2 होगा। अगर m के मान यहां से 2 रखते हैं तो 2 से 2 में गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर m के मान 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर m के मान 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर m के मान 5 रखते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। और 2 4 6 8 10 कैसा संख्या मिल रहा है भाई? तो कहिएगा कि सम संख्या रूप तो हो रहा है। इस समय में 2 से भागा दीजिएगा तो पूरी कटेगा, दशमलव में कभी आने वाला नहीं है। तो मेरा यहां से राइट ऑप्शन सी होगा, करेक्ट होगा, यानी कि 2m के रूप होगा। अगर m के जगह x देता तो 2x होता, अगर एक m के जगह a देता तो 2a होता। क्या होता? 2a होता। किसके लिए? तो सम संख्या के रूप के लिए। क्लियर हुआ कि ना हुआ? देखिए, आप ऑब्जेक्टिव बहुते किए होंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट के साथ जो हल करके कीजिएगा ना, उसका मजा बिल्कुल अलग ही होगा, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छोड़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर तो आपको क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो आपको यहां से हम क्वेश्चन नंबर अगले नंबर पे लेके चलते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन पहला क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ चलिए,
तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया सवाल है, ऑब्जेक्टिव भी है और मान लीजिए तो सब्जेक्टिव भी 2 नंबर के पूछा जाता है। तो आराम से इस क्वेश्चन को समझिएगा, हम लोग किस तरीका से इसको जवाब देंगे, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि संख्या 0.32 और 2 के ऊपर क्या लगल है, बार लगल है, रेकरिंग लगल है, को P/Q के रूप में लिखे जहां P/Q पूर्णांक है। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन होगा। कहता कि संख्या कितना कितना संख्या भाई, तो 0.32 और 3 के 2 के ऊपर लगल है रेकरिंग यानी बार लगल है। क्या लगल है, रेकरिंग यानी बार लगा हुआ है। इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में बदल देना है। P/Q के रूप में लिखने का मतलब P/Q के रूप में लिखने का मतलब कि परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो बदलिए ना, देखिए कैसे बदलते हैं इसको, समझिएगा। दशमलव के इधर जो संख्या रहेगा, समझिएगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा गया, तो इसको हम लोग जवाब देंगे। दशमलव के इधर जो बायां तरफ रहेगा उसको पहले लिखिए, तो कितना है 0, तो 0 लिख लीजिए। दशमलव के जगह पे प्लस का चिन्ह देना है, दशमलव के जगह पे प्लस का चिन्ह देना है। और देखिए इधर जो दशमलव के दायां तरफ रहेगा उसको पहले लिख लीजिए, कितना था 3 और 2, तो 3 और 2 लिख लीजिए बटा। अब देखिए बार कितना संख्या पर है, तो बार केवल 2 संख्या पर है, यानी कि 1 संख्या पे बार है। तो जितना संख्या पे बार रहेगा, समझिएगा, जितना संख्या पर बार रहेगा उतना बट्टा में 9 देंगे। तो 1 संख्या पर बार है तो 9 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। जिस संख्या पे बार नहीं रहेगा, तो 3 संख्या पे बार नहीं है, तो जिस संख्या पे बार नहीं रहेगा उसके बदला में नीचे बट्टा में 0 देंगे। तो 3 पे बार नहीं है 1 संख्या पर, तो नीचे हम 0 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 संख्या पर बार नहीं था, इसके बदला में 0 दे दिए। और जिस संख्या पर बार नहीं रहेगा उसी को ऊपरे घटा भी देना है। क्या कर देना है, घटा भी देना है। फिर से समझिएगा, फिर से दशमलव के इधर जो अंक रहेगा उसको लिख लेना है, दशमलव के जगह पे प्लस का चिन्ह देना है। अच्छा, जो भी संख्या रहेगा उसको पूरा लिख लेना है। जितना संख्या पर बार रहेगा उतना नीचे 9, तो 1 संख्या पर बार है तो 9 दे दिए। जिस संख्या पर बार नहीं है उसके बदला में 0 देना है और उसी संख्या को ऊपरे घटा भी देना है। तो 32 में से, अच्छा इसको हल कीजिए, तो 0 जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, 32 में से 3 घटाइए, तो 32 में से 3 घटाइएगा तो 29 और नीचे बच गया कितना 90। अगर काटेगा तो काट देंगे, न कटेगा तो देखिए P/Q के रूप में हो गया, P/Q के रूप में। तो कौन ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसमें कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं है, तो यही मेरा आंसर हो गया। इसको और मैं आपको एक क्वेश्चन से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे समझिए, बोलेगा कि 0.3 के ऊपर बार है, 0.3 के ऊपर बार है, इसको P/Q के रूप में। तो देखिए 0 है तो 0, दशमलव के जगह पे प्लस का चिन्ह दे देना है। 3 के ऊपर बार है ना केवल, तो 3 लिख दिए। जितना संख्या पे बार उतना नीचे 9, तो केवल 3 था तो केवल 1 ऊपर संख्या पर बार था तो मैंने 9 दे दिया। और 0 में 3/9 जोड़िएगा तो 3/9 रह जाएगा, 3 3 आई 9 ऊपर 1, यानी कि 1/3 हो जाएगा P/Q के रूप में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आप लोग को समझा पाए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लग रहा है इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं यहां से आगे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा सवाल है, इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होगा। तो क्या होगा, इसको ऑप्शन से चलिए। तो पहला ऑप्शन दिया है √11, बी में √5, सी में 22.5 √अंडर और डी में √अंदर 12.5 दिया है। ये चारों ऑप्शन में से कौन होगा अपरिमेय संख्या। तो किसके किसके बीच, तो 2 तथा 2.5 के बीच की। तो सुनिए ना भाई, 11 के वर्गमूल निकालिएगा ना तो 3 दशमलव कुछ होगा। 11 के वर्गमूल निकालिएगा तो 3 दशमलव कुछ जाएगा पॉइंट में, ठीक है। तो ये तो 3 ऐसे 2 और 2.5 के बीच से बड़ा हो गया, तो पहला ऑप्शन होने वाला नहीं है।
अच्छा 5 के निकालिएगा तो 5 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2.2 कुछ होगा, ऐसा समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। अगर इसका निकालिएगा 22.5 का वर्गमूल निकालिएगा, 5.5 का निकालिएगा भैया तो इसका आ जाएगा 4 कुछ समथिंग आएगा, 4 कुछ आएगा। अगर 12.5 का वर्गमूल निकालिएगा आप तो 3 कुछ समथिंग आएगा। तो सोचिए ना कि 2 और 2.5 यानी 2 तथा 2.5 यानी 2.5, तो 2 और 2.5 के बीच में कौन संख्या, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो 2.2 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपको वर्गमूल याद होगा, आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, ठीक है। हाँ तो इसीलिए ऑप्शन मेरा बी यानी कि √5 राइट आंसर होगा। √5 अपरिमेय संख्या है भी, क्योंकि √5 का पूरा वर्गमूल नहीं भी निकलता है। अच्छा और 2 और 2.5 के बीच में भी यहां पे हो रहा है, राइट सही है, क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब हम 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, मजा आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ गए और क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और इसको जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n होगा। n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n कैसा संख्या होगा, तो ऑप्शन से पढ़िए। ऑप्शन पहला हमेशा प्राकृतिक संख्या, बी में हमेशा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी हमेशा परिमेय संख्या, ऑप्शन डी कि कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगा। आप थोड़ा सा वीडियो को रोक करके और दिमाग लगा लीजिए, ठीक है, तब आप ही इसको जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को रोक करके दिमाग लगा लिए होंगे। चलिए हम इसको पढ़ के जवाब देते हैं। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n होगा। रूट कहने का मतलब कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है से सब रूट में रहेगा। तो क्या क्या संभावना हो सकता है, बोलिए। √1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्गमूल पूरा निकलेगा नहीं, दशमलव में आएगा। अच्छा √3 का भी अपरिमेय हो गया, √4 का वर्गमूल 2 हो गया, √5 भी अपरिमेय, √6 √8 ऐसी आगे तक चलते जाएगा तो √9 का वर्गमूल 3। तो देखिए ना 1 हो गया प्राकृतिक संख्या, 2 भी हो गया प्राकृतिक संख्या और 9 का वर्गमूल 3 भी प्राकृतिक संख्या। तो कहता कि हमेशा प्राकृतिक संख्या ना भैया ना, देखो कभी प्राकृतिक संख्या तो √2 हो गया अपरिमेय संख्या। तो पहला ऑप्शन गलत, हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी हमेशा अपरिमेय नहीं जी, देखिए √2 √3 √5 तो अपरिमेय हो रहा है, लेकिन 1 का वर्गमूल 1 हो रहा है, 4 का वर्गमूल 2 हो रहा है और √9 का वर्गमूल 3 हो रहा है, तो हमेशा अपरिमेय भी नहीं होगा। सी हमेशा परिमेय नहीं, परिमेय संख्या तो मिल रहा है लेकिन साथ साथ में अपरिमेय संख्या भी हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो 4 गो ऑप्शन है, 3 गो ऑप्शन गलत। आंख मूंद के डी होगा कि ना होगा, बिल्कुल हो जाएगा आंसर। देख लीजिए समझा भी देते हैं। कभी प्राकृतिक संख्या, बात सही है, कभी कभी प्राकृतिक संख्या भी मिल रहा है और कभी अपरिमेय संख्या भी मिल रहा है। देखिए √2 कैसा संख्या, तो अपरिमेय संख्या, √2 अपरिमेय और √3 भी अपरिमेय और √5 भी अपरिमेय और √6 भी अपरिमेय। तो कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, मेरा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और मेरा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर रूट में रहेगा तो कभी प्राकृतिक संख्या मिलेगा तो कभी अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट हो गया। है ना सवाल मजेदार, बिल्कुल सवाल को आप फोड़ डालिएगा, कोई भी सवाल दे ऑब्जेक्टिव में छोड़ने वाला नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी चलिए पढ़िए और जवाब दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा है ना जी लाइन पे, तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसका प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन पहला एक वास्तविक संख्या, बी में एक प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन सी में एक परिमेय संख्या, ऑप्शन डी में एक अपरिमेय संख्या। तो संख्या रेखा इसी प्रकार में होता है, देखिए तो ऐसी नहीं होता है जी
यहाँ पे ओ होता है ओरिजिन, है ना जी, ओ 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, दायां तरफ प्लस और बायां तरफ माइनस होता है, यही ना होता है जी संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, तो एक प्राकृतिक संख्या को भी प्रदर्शित करता है, बात सोची है, सही है। एक परिमेय संख्या को भी प्रदर्शित करता है, बात सही है। और एक अपरिमेय संख्या को भी बात प्रदर्शित करता है, सही है। लेकिन ऑप्शन पहले दिया एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय भी दर्शा देगा, अपरिमेय भी दर्शा देगा, प्राकृतिक भी दर्शा देगा। ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन डी, बी, सी, डी। तो एक वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या बोलेंगे ना तो ये तीनों का नाम आ जाएगा, एक प्राकृतिक, एक परिमेय, एक अपरिमेय। तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करेगा, काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जाता। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, लेकिन यहां पे वास्तविक संख्या जो वास्तव में होती है। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि एक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 5 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। बिल्कुल मजा आएगा, आप वीडियो को भी बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है, बिल्कुल मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। मैंने ऐसा सवाल आपको पीछे बताया था, मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए एक सवाल और बताता हूं, ठीक है, समझिएगा। कहता है कि संख्या 23.43 के ऊपर बार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बार यानी रेकड़िंग लगा हुआ है। 23.43 के ऊपर रेकड़िंग को P/Q के रूप में लिखे, जहां P और Q कौन सी होगा? पूर्णांक होगा। यही सवाल कहता है। इसको कौन इसमें P/Q के रूप में होगा, यानी परिमेय संख्या के रूप में होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, चलिए इसको हल करके देखते हैं, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस करते हैं। संख्या 23.43 के ऊपर रेकड़िंग लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, इसको P/Q के रूप में बदल देना है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि दशमलव के जो बायां तरफ संख्या होता है उसको पहले लिख लीजिए और दशमलव के जगह पे प्लस का चिन्ह देंगे, दशमलव के जगह पे प्लस का चिन्ह देंगे। 43 पर बार है, 4 3 पर क्या है? बार है। तो यहां 43 लिख लीजिए और जितना संख्या पर बार है उतना नीचे 9 लिखिए बटा में। तो 2 संख्या पर बार है, 3 पर और 4 पर, तो नीचे 2 को 9 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भिन्न का जोड़ बना के हल कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि इधर कोई संख्या रहता और उस पर नहीं रहता तो उसको कंडीशन मैंने पीछे बताया था कि उसको बदला में 0 डालते हैं, उसी संख्या को फिर घटाते हैं, जब बार नहीं रहेगा तब, और कोई आगे संख्या रहता तब ना जी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कंडीशन। तो 43 पर दोनों पर बार था तो 2 × 9, 2 संख्या पर बार था इसलिए 2 × 9। इसको एलसीएम लीजिए तो 99 और 1 का एलसीएम कितना? 99। 1 से 99 में भागा दीजिएगा तो 99, और 99 से 23 में गुना कर लीजिए, 99 से 23 में गुना कर लीजिए और 99 से 99 भाग दीजिएगा। तो इसको पूरा आप कैलकुलेशन करके हल कीजिए। भिन्न के जोड़ हो गया कैलकुलेशन, लेकिन बाटा में आ रहा है कितना एलसीएम? 99। बाटा में 99 आ रहा है। तो ऑप्शन से चलिए ना, ऑब्जेक्टिव तो सवाल है तो हम लोग पूरा हल क्यों करें? बाटा में आ रहा है 99। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में 100 है, बी में ये तो खत्म हो गया, इसमें 2 गो 3 गो 9 है, ये भी खत्म, यहाँ 4 गो 9 है, ये भी खत्म। तो एक ही गो ऑप्शन में 99 है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट हो जाएगा। आप कोई बोलेगा कि 2 गो ऑप्शन में 99 देता तो क्या करते भाई? तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एलसीएम लेकर हल कर लेता, लेकिन ऑब्जेक्टिव सवाल को ऑप्शन से भी हल करके हम लोग आसानी से निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखे कि 2 × 99, तो पहले दौड़ाएंगे नजर कि कहां 2 × 9 वाला है, तो देखे कि इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, तो ऑप्शन एक ही हुआ, तो मेरा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? आप एलसीएम लेके हल कर लिए, वही आएगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम यहां से 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसको चलिए समझते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक कहने का मतलब कि HCF निकालना है। क्या निकालना भैया? HCF निकालना है। तो HCF क्या करते हैं? HCF भाग विधि से भी बना सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी करके बना सकते हैं, जो दोनों में कॉमन हो जाए, यही ना। तो चलिए कितना कितना का, तो 6x के पावर 4y और फिर कितना है 12xy, 12xy। तो इन दोनों में से क्या क्या कॉमन हो रहा है उसी को निकाल दीजिए, आपको आंसर हो जाएगा।
6 और 12 में कॉमन क्या होगा? 6 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। x के पावर 4, यहाँ x एगो, तो दोनों में x है, यहाँ x 4 गो, यहाँ x का एगो, तो दोनों में x का कॉमन, तो एगो x कॉमन हो गया। इसमें y एगो, इसमें भी y एगो, तो यहाँ से y भी कॉमन हो गया। तो दोनों में से कॉमन यही इतना संख्या ना निकलेगा। कौन कौन? 6 से 12 कटा, तो दोनों में से 6 कॉमन करनी है। x कॉमन कम संख्या वाला होता है, ज्यादा संख्या वाला नहीं होता है। x 4 गो, यहाँ x एगो, तो कम कौन था? x, तो x वाला कॉमन। y इसमें भी, y इसमें भी, यहाँ से y कॉमन, तो कितना कॉमन हो गया? 6xy। देखिए ना ऑप्शन कौन में है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 6xy ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्वेश्चन 8 सवाल, ऐसा भी सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव, मैंने प्रीवियस ईयर से उठाया है इसको भी देखिए क्या कहना चाहता है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि √10 गुने में √15 बराबर है। इन्हीं दोनों के जब गुना करेंगे तो ये चारों ऑप्शन में से किसके बराबर होगा? तो मैंने सवाल को हल करूंगा, जो आंसर आएगा वही ऑप्शन चुन लेंगे। तो कितना कितना है? √10 गुने में √15, इसको हल कीजिए। तो 10 को ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुने में √5, बोलिए, √2 गुने √5, तो फिर दोनों से गुना करेंगे तो √10 गुना 15 को तोड़ सकते हैं 3 गुने 5 पर, यानी कि √3 गुने में √5। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है जी? मैंने तोड़ दिया गुणनखंड, 10 का 2 गुने 5 अलग अलग रूट कर दिया, 15 के 3 गुने 5 अलग अलग रूट दे दिया, क्योंकि सब पर रूट था। अब बोलिए, तो √5 यहाँ भी, √5 यहाँ भी, तो रूट में एक संख्या 2 गो रहता है, तो 2 के बदला कै गो? एगो होता है। तो √5 से √5 में गुना करेंगे तो एगो 5 निकलेगा। कै गो? 5, एगो 5। √3 से √2 में गुना कीजिए, तो √3 से √2 में गुना कीजिएगा तो √6 हो जाएगा, और 5 से फिर √6 में गुना कीजिएगा तो 5√6 हो जाएगा। तब 5√6 कौन ऑप्शन में? तब 5√6 पहला ऑप्शन राइट होगा, पहला ऑप्शन और राइट होगा। क्लियर? क्वेश्चन 8 क्लियर हुआ। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और इसको जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? पहला ऑप्शन है पाई। पाई कैसी संख्या है भाई? बोलो। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ? पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, और हमको पूछ रहे हैं कौन परिमेय संख्या, तो पहला ऑप्शन गलत। बी में √7 के पूरा वर्गमूल निकलता है? नहीं रे भाई, तो √7 को ऊंची हो जाएगा अपरिमेय संख्या, हमको बोला है परिमेय संख्या। सीधे देखिए, रूट के अंदर 16/25, रूट के अंदर 16/25, तो दोनों पर अलग अलग, दोनों पर न रूट है जी, तो 16 का वर्गमूल कितना? 4, और 25 का वर्गमूल 5, तो p/q के रूप में आ गया ना 4/5, तो यही मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। रूट लगल था जरूर, लेकिन 16 के वर्गमूल 4 हो गया और 25 के वर्गमूल 5 हो गया, इसीलिए 4/5 p/q। अच्छा, एक देखिए तो डी वाला के 3√3 बटे में √2, तो ये भी कोई काटेगा नहीं, और √3 का वर्गमूल पूरा भी नहीं है और √2 का भी पूरा वर्गमूल नहीं है, तो ये भी अपरिमेय संख्या। हमारा से पूछा कि निम्न में कौन सा परिमेय संख्या, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को हल करके ही जवाब दे दीजिए, अनठेकानी ऑब्जेक्टिव मारने से सही नहीं होगा। कैसे आप अनठेकानी मार के सही कर दीजिएगा? 4 गो ऑप्शन में 3 गो गलत दिले है, एगो सही दिले है, तो आपको पता नहीं अनठेकानी मारेगा तो ज्यादा चांस किसको पर संभावना होगा? तो गलत पर ना, क्योंकि गलत के ऑप्शन 3 गो दिया है और सही के ऑप्शन एगो दिया है, तो आपको ज्यादा चांस है कि गलत हो जाएगा। और मैथ ऐसा चीज है कि बिना हल किए आप सोचे बिना नहीं मार सकते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, तो p/q परिमेय संख्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है, लाइक बच्चों लोग को थोड़ा सा समझने की सेंस रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। पहला ऑप्शन 1, बी में 2, सी में 0, डी में 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पहले तो आपको डिफिनीशन पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या होता क्या है? तो वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे,
और किसी से न कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर। और इसको ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं कि जिसका गुणनखंड दूगो हो, जिस संख्या का गुणनखंड केवल दूगो हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बोलिए, पहला ऑप्शन 1 है तो 1 होगा, 1 का गुणनखंड केवल कितना होगा, 1 ही होगा, तो पहला गलत। बी में दू का गुणनखंड 1 से भी कटेगा और 2 से कटेगा और किसी से कटने वाला नहीं है। सी में 0 अभाज्य संख्या होबे नहीं करेगा। और डी में है कोची 3, तो 3 भी अभाज्य संख्या है और 2 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन सवाल में बोला कोची है, ये भी सोचिएगा। तो सवाल में बोला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य है, 0 और 1 तो नहीं होगा, खत्म। लेकिन ऑप्शन बचा बी और डी, तो बी डी में लफड़ा है, तो लफड़ा को क्लियर कर लीजिए सवाल पढ़ के। तो सवाल में बोला सबसे छोटी, तो 2 और 3 में छोटा कौन है, तो 2 न जी, तो मेरा ऑप्शन बी होगा। अगर छोटा नहीं कहता तो 3 भी ऑप्शन हो जाता, लेकिन सवाल में बोला सबसे छोटी, तो 2 से सबसे छोटा अभाज्य संख्या कोई नहीं हो सकता। ऑप्शन बी राइट है। तो क्वेश्चन 10 क्लियर। क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 3 + 2√5 एक संख्या है। 3 + 2√5 एक संख्या है। पहला ऑप्शन परिमेय, बी में पूर्णांक होगा, सी में अपरिमेय संख्या होगा, डी में ए नॉट यानी कि नन ऑफ दीज होगा। तो बोलिए, सवाल कहता है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप सुनिएगा ध्यान से, कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कर दीजिए, भागा कर दीजिए, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। कौन कौन को, एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या, दोनों को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए या गुना कर दीजिए या भागा कर दीजिए, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए, तो 3 है परिमेय संख्या, 3 कैसी संख्या है जी, 3 है परिमेय, कोई दिक्कत नहीं है। और 2√5 है कोची, 2√5 है अपरिमेय, 2√5 है अपरिमेय संख्या, क्योंकि √5 है कोची अपरिमेय और 2 है कोची परिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है। तो 3 है परिमेय और 2√5 है परिमेय, और दोनों के बीच में कोची के चिन्ह जोड़ के, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हम क्या बोले कि परिमेय और अपरिमेय को जोड़िए या घटाइए या गुना कीजिए या भागा कीजिए। परिमेय और अपरिमेय को जोड़िएगा, घटाइएगा, गुना कीजिए, भागा कीजिए, हमेशा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, अपरिमेय संख्या। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर आ गए, और क्वेश्चन 12 बहुत बढ़िया सवाल है, यह भी सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 पढ़िए। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या के बीच में कितना परिमेय संख्या हो सकता है, यही जवाब देना है। पहला ऑप्शन 1 होगा, बी में 2 होगा, सी में 3 गो होगा और डी में अनंत होगा। तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि 2 गो परिमेय संख्या बोले या 2 गो अपरिमेय संख्या बोले, आप समझिएगा, 2 परिमेय संख्या या 2 गो अपरिमेय संख्या के बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्या या हमेशा अनंत अपरिमेय संख्या होगा। अगर 2 गो परिमेय संख्या के बीच में पूछे कि 2 गो परिमेय संख्या के बीच में कितना परिमेय संख्या, तो अनंत। अगर ऐसे भी सवाल पूछे कि 2 अपरिमेय संख्या के बीच में कितना अपरिमेय संख्या, तो उसका भी जवाब अनंत होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हुआ, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। परिमेय संख्या 2 के पावर 3 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार होगा। मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, आप बढ़िया से समझिएगा। अगर किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पूछे तो आपको अंश वाला संख्या से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल हर वाला संख्या से मतलब है। तो यहां हर कितना है, यहां हर कितना संख्या है, हर है 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। अगर हर में कोची में जी, हर में अगर 2 के रूप में रहे
2 के रूप में रहे या 5 के रूप में रहे या 2 या 5 दोनों, देखो 2 रहे या 5 रहे या 2 गुने 5 रहे, इतना में से कोई एगो रहे, चाहे तो केवल 2 रहे, चाहे तो केवल 5 रहे, चाहे तो 2 और 5 दोनों रहे, तो हमेशा हमेशा वो संख्या शांत होगा। किसको में देखना है? केवल हर वाला में देखना है, अंश वाला से हमको कोई मतलब नहीं है। केवल हर में यही सोचना है कि हर में क्या दिया है। अगर हर में केवल 2 रहे, कोई चलते होगा शांत, हर में केवल 5 रहेगा तैयो शांत होगा, या हर में 2 और 5 दोनों रहेगा तैयो शांत होगा। तो देखिए, तो हर में 2 और 5 है, घात यहाँ 2 कितना है? 3 है, तो 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं ना है, तो ये हमेशा कौन होगा? शांत। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बी शांत होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आगे। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी कई बार रिपीटेड किया गया है। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। कहता कि किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक माने प्लस में होना चाहिए, ए तथा बी के लिए, ए तथा बी के लिए ए बी का महसा गुने ए बी का लहसा निम्न में से किसके बराबर होगा? देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांक है, कौन कौन? एगो है ए, एगो है बी, और ए बी का महसा, ए बी का महसा कहने का मतलब भैया HCF होता है। तो ए बी का महसा गुना फिर ए बी का लहसा कहने का मतलब लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM में से किसके बराबर होगा? 2 संख्या कौन कौन है भाई? ए और कौन है? बी। तो ए बी का महसा कितना होगा? बोलिए। ए बी का महसा 1 होता है, ए बी का महसा 1 होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी में 1 के सिवा और कोई संख्या कॉमन होने वाला नहीं है, तो ए बी का महसा 1 होगा। अच्छा, ए बी का लहसा कितना होगा भाई? बोलो। ए बी का लहसा, तो 2 संख्या को लहसा ए बी में क्या कॉमन हो रहा है? तो 1 है ना कॉमन, तो 1 के सिवा तो कोई कॉमन हो नहीं रहा है, तो ए बी का लहसा होगा ए गुने बी। 2 संख्या में जैसे कि 2 गुने में 3, तो 2 3 का लहसा कितना होगा? तो 2 3 का एलसीएम बोलते थे कि 2 से 3 में गुना कर दो, तो 2 3 का एलसीएम कितना होगा? तो 6 हो जाएगा, ऐसे ना बोलते थे। तो ए बी का लहसा कितना होगा? तो दोनों में गुना कर दिए, ए गुने बी, तो ए बी का महसा 1 और ए बी का लहसा ए गुने बी, तो 1 से ए बी में गुना कीजिए, 1 से ए गुने बी में गुना कीजिएगा, तो 1 से गुना कीजिएगा तो ए गुने बी रह जाएगा, यानी कि कौन ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी राइट, ए गुने बी हो जाएगा, ए गुने बी LCM हो जाएगा। निम्न सॉरी इनमें से किसके बराबर है? तो ए गुने बी, ए बी का महसा 1 हो गया, ए बी का लहसा ए गुने बी हो गया, तो कह रहा किसके? दोनों में गुणनफल कराना है, ए बी का महसा गुना, देखिए गुना दिया, गुना ए बी का लहसा किसके बराबर? तो महसा और लहसा निकाल के दोनों में गुना किए, तो 1 से गुना कीजिएगा तो ए गुने बी, यानी कि सी राइट आंसर, सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत अच्छे सवाल है। कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एगो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है और एक होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। हाँ चलिए सवाल पढ़ते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो आपको याद करो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2 धनात्मक पूर्णांकों का किसका LCM निकालते थे कि HCF, तो आप बोलोगे कि HCF तो सीखते थे, यानी कि HCF निकालते थे, तो कौन ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन में लहसा, नहीं भाई, लहसा हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से नहीं निकालते थे, हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से महसा निकालते थे, यानी कि HCF निकालते थे। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, महसा। कौन हो जाएगा? महसा। भागफल भी नहीं होगा, शेषफल भी नहीं होगा और लसा भी नहीं होगा, यानी कि मेरा राइट आंसर महसा यानी कि बी हो जाएगा। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने का तकनीक है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन क्या होता है, तो A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 1440 में 1440 में 2 का अधिकतम घात बताना है, 2 का अधिकतम घात। तो 1440 को आपको गुणनखंड तोड़ लेना है, तबे ना बताइएगा। तो 2 से लगाइए, 2 से हो जाएगा 700 कितना 20 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइए, 2 तिया 6 एक जगह 2 छक 12 0 की 0। फिर 2 से लगाइए, 2 एक कम 2, फिर 1 16 2 16 हो जाएगा, 2 8 16 0। फिर लगाइए 2 से, तो हो जाएगा कितना 180 का दिया 90। फिर 2 से लगाइए, तो 2 से लगाइएगा तो 90 का दिया कितना 45। अब 45 2 से लगने वाला नहीं है, 3 से लगेगा, तो 15 तिया 45। फिर 3 से लग जाएगा तो हो जाएगा 3 5 15। फिर 5 से लगाइएगा 1। हमारा सवाल में बोला कुछ कि 2 का अधिकतम घात, तो 2 यहाँ क्या गो आया 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के पावर 5 हो जाएगा, 2 के पावर 5। तो गिन लीजिए 2 1 2 3 4 5, 2 5 गो गुने 3 के गो 1 2 3 गो, तो 3 के पावर 3। हमारा सवाल में बोला है 3 5 15, सॉरी 5 से नहीं लगेगा, यहाँ 3 2 गो होगा और 5 क्या गो होगा 1 गो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला कि 2 का अधिकतम घात, तो 2 के घात कितना होगा यहाँ पे 5। हमारा केवल 2 से मतलब है और कोई संख्या से मतलब नहीं है। तो 2 का घात कितना पावर 5, तो 5 कौन में ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। घात की बात किया है तो 2 के पावर यानी घात, वाला घात कहलाता है, वाला आधार कहलाता है। तो 2 का घात 5, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कोई ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, एक एक चीज को 2 नाम करके पूछा गया है। देखिए कहता है कि निम्न में कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या के एगाव नाम है भाई भाज्य संख्या। एगाव नाम कौन सी है भाज्य संख्या। बोलिए संयुक्त संख्या के एगाव नाम है भाज्य संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है, यानी भाज्य संख्या कौन है। तब भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और किसी अन्य संख्या से कटे, उसको भाज्य संख्या यानी कि संयुक्त संख्या कहते हैं। तो देखिए 1 केवल 1 से कटेगा तो ना होगा, 2 है अभाज्य संख्या ना होगा, 3 है अभाज्य, तो कौन हो जाएगा 4 मेरा राइट आंसर। और 4 से छोटा कोई भाज्य संख्या यानी कि संयुक्त संख्या नहीं हो सकता है। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं यहां से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन 18 सवाल बहुत बढ़िया है, जानदार है, सवाल आता है हमेशा। कहता है कि निम्न में कौन सा, निम्न में कौन सा युग्म, युग्म मैंने जोड़ा सह अभाज्य है। निम्न में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य किसको कहते हैं, तो सुनिए वैसी 2 संख्या जिसका HCF 1 हो, वैसी 2 संख्या कैसी, तो वैसी 2 गो संख्या जिसका HCF निकाले तो 1 आ जाए, उसको हम लोग सह अभाज्य कहते हैं। तो चलिए पहला ऑप्शन में देखिए तो 9 और 16 का HCF कितना आएगा, तो 9 16 का HCF 1 हो जाएगा, तब पहले ऑप्शन मेरा सही हो गया जी। 9 16 का HCF 2 गो है ना संख्या, युग्म में मैंने जोड़ा तो 9 16 का HCF 1 हो गया, तो एक रे आंसर सही हो गया। 15 और 20 का HCF कितना आ गया, तो 15 और 20 का HCF आ जाएगा यहां से 5, कितना 5, तो इसका HCF कितना आएगा, सहभाज्य नहीं कहलाएगा। 21 चौके 84 इसका HCF कितना आएगा, इसका HCF 4 होगा, ये भी ना होगा। 3 3 9 इसका HCF कितना आ गया 3 आ गया। तो यानी कि वैसी 2 गो संख्या जिसका HCF 1 हो जाए उसी को हम लोग सह अभाज्य संख्या के नाम से जानेंगे। चलिए क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। 2 क्रमिक, क्रमिक का मतलब होता है भैया लगातार, क्रमिक का मतलब लगातार या क्रमशः भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 क्रमिक या लगातार या क्रमशः सम संख्या का HCF होगा। बोलिए कहीं से भी 2 गो सम संख्या उठा लीजिए जो लगातार होना चाहिए। लगातार कहने का मतलब कि 2 के बाद 4, देखिए दोनों सम संख्या है। अच्छा 10 के बाद लगातार सम संख्या 12 होगा, तो कहीं से 2 गो लगातार सम संख्या उठाइएगा तो उसका HCF क्या होगा, तो आप याद कर लीजिए हमेशा 2 होता है, हमेशा 2 होता है। किसका जी, तो 2 क्रमिक यानी कि लगातार सम संख्या का HCF हमेशा 2 होता है। बोलिए कि कैसे, क्योंकि 2 गो लगातार सम संख्या में अंतर कितना का आएगा, तो 2 आएगा, तो अंतर 2 आएगा, इसलिए मेरा आंसर, क्योंकि लगातार बोला है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा बी राइट होगा, 2 आंसर, कोई दिक्कत नहीं
नहीं है। दो गो लगातार सम संख्या का HCF 2 होता है हमेशा। चलिए याद हुआ, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यही दोनों, अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या सवाल है 20 नंबर से पढ़िए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना, तो 0 होता है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या में 0 को शामिल करने से पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 0 होता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो अनंत, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अगला सवाल 21 नंबर कहता है कि दो क्रमिक, क्रमिक का मतलब लगातार, तो दो क्रमिक प्राकृतिक संख्या का HCF, दो गो लगातार प्राकृतिक संख्या का HCF कितना होगा, तो हमेशा 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कहीं से भैया आप दो गो लगातार प्राकृतिक संख्या उठा सकते हैं, जैसे कि 10 और 11, तो दो गो लगातार प्राकृतिक संख्या, तो इन दोनों का HCF कितना होगा, तीन दोनों का HCF भैया 1 होगा। आप निकाल के देख लो भाग विधि से। कहीं से भी लगातार बोलेगा कि 100 और 101 के इन दोनों का HCF कितना होगा, इन दोनों का HCF कितना होगा, तीन दोनों का भी HCF 1 होगा। तो दो लगातार प्राकृतिक संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। तो इसमें मैंने भी 20 क्वेश्चन करा दिया, और पिछले वीडियो क्लास 1 में भी मैंने 20 क्वेश्चन, 20 और 20 40, 21 करा दिया, 41 क्वेश्चन हो गया। 41 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आने वाला ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप आइएगा तो बोलिएगा, अगर आएगा भी तो आपसे बिल्कुल बनेगा, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ पूरा क्वेश्चन क्लियर करवाया है। तो आज इतने रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर बहुपद के साथ मिलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वीडियो अब आपको अच्छा लगता है तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज इतने बार, अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।